हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है और हम आज एक फिजिक्स के नए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर मासेस M1 M2 एंड M are 20 kg 5 kg एंड 50 kg रेस्पेक्टिवली। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल M एंड ग्राउंड इज 0। ठीक है, कैपिटल M और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, एंड यहाँ का बोल रहा है मतलब ये यहाँ का फ्रिक्शन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। The coefficient of friction between small m1 and capital M between m2 and the ground is 0.3। बाकी दो सरफेस जो बच गए, एक ये और एक ये, इन दो सरफेसेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। सो द पुली एंड द स्ट्रिंग आर मासलेस। स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल between P1 and M1 and also P2 and M2। The string is perfectly vertical between P1 and P2। ठीक है, रस्सी स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है। दैन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू द मास कैपिटल M। टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास कैपिटल M क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस। ठीक है, पहला फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है हमें। उसके बाद लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M इज F1। ठीक है, पहले वाले मास के लिए F1 और दूसरे वाले मास के लिए F2। फॉर अ पर्टिकुलर F फाउंड दैट, किसी पर्टिकुलर F की वैल्यू के लिए, इस F की वैल्यू के लिए बोल रहा है कि उस समय हमारा जो रिलेशन है वो है F1 इज इक्वल टू 2F2। ठीक है, सो अब हमें बताना है, लिखा है कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल द मासेस। ओके, फाइंड कैपिटल F, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मासेस। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले BD बनाएंगे। सो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमने कैपिटल M बना दिया। यह है कैपिटल M, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, ग्राउंड ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन N लगा रहा होगा। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में पहले से एक फोर्स F लगा हुआ है। यहाँ पे जैसा कि एक पुली है, इस पुली पे एक स्ट्रिंग इधर की तरफ गई है, सो टेंशन T, और एक नीचे की तरफ वही वाली रस्सी गई है, तो सेम रस्सी तो सेम टेंशन। फिर एक पुली यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेम, अगर एक स्ट्रिंग गई है ऊपर की तरफ तो यहाँ का भी टेंशन T, और एक इधर की तरफ आया है तो ये T होगा। यहाँ पे भी सेम रस्सी है, ये P1 था पुली और ये P2 था पुली। सो सारे ऑलमोस्ट दिख गए हैं। यहाँ पे भी एक और नॉर्मल रिएक्शन इस वाले एक ब्लॉक की वजह से, इस वाले ब्लॉक की वजह से यहाँ पे एक और नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाला उस पर लगाया होगा तो वो वाला इस पे लगाएगा, क्योंकि हमें कैपिटल M पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं। तो फाइनली हमने कैपिटल M पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब हम बारी बारी ट्राई करेंगे कि कंडीशन सोचें। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसा सोचूं कि सारे ब्लॉकेज जो है वो की मोशन में है ना, ऑल ब्लॉक्स आर इन मोशन। अगर मैं ऐसा सोचूं कि सारे के सारे ब्लॉक अगर मोशन में, सो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा अगर सारे के सारे ब्लॉक मोशन में है तो सबसे पहले पहला वाला फ्रिक्शन लिखना चाहूँगा। पहला वाला जो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम, पहला वाला फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम कितना लिख सकता हूँ मैं, जिसको हम लिमिटिंग भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर μ1 इंटू N1। μ1 जो है हमारा फिलहाल वो है सारा, μ1 या μ2 दोनों ही 0.3 है। N1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, N1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ जो M1 का वेट था, M1 की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ऊपर की तरफ N1, और ये था M1G। तो N1 की वैल्यू हो जाएगा M1 इंटू G, तो 0.3 इंटू M1, M1 कितना था मेरा 20, इंटू G की वैल्यू 10। सो आई थिंक यहाँ से आ जाएगा 60 न्यूटन। तो अगर मोशन कर रहा होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो पहले ब्लॉक पे जो लग रहा होगा वो हो जाएगा 60 न्यूटन। F2 की वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो आ जाएगी, ये पहले वाले के लिए था, ये दूसरे वाले के लिए, अभी आ जाएगा μ2 इंटू N2। यहाँ पर दूसरे वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बताऊँ, सो दूसरे वाले के लिए, सॉरी इधर इस पर एक और टेंशन था, दूसरे वाले पे अगर देखूँ मैं M2 पे, तो M2 पे एक टेंशन है इधर की तरफ, उसके बाद नीचे है M2G, ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन N2। सो N2 की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट जो आ जाएगी वो मैं लिख सकता हूँ M2 इंटू G
तो μ2 भी कितना है, μ1 μ2 दोनों ही कितना है हमारा, चाहे μ1 हो चाहे μ2 हो, दोनों 0.3 है। सो हम 0.3 m2 की जगह पर लिखूँगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10, क्या जाएगा 15 न्यूटन। सो F2 की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। ठीक है, सो अब हमें पता चल गया कि ग्राउंड और M2 के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है 15 न्यूटन। तो अगर मुझे इस वाले को M2 ब्लॉक को अगर सोचना है कि उस पर मैक्सिमम 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करना है, कौन सा कंडीशन, कि F के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक कंडीशन था F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F2। सो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू F2 का 15 रखूँ तो F1 उस समय हमारा 30 न्यूटन होना चाहिए। ये कंडीशन कह रहा है कि सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, सो द ब्लॉक M1 कैन नॉट मूव ऑन M। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक है हमारा M1 डज नॉट मूव ऑन कैपिटल M। हमारा M1 कैपिटल M पे मूव नहीं करेगा। सो मान लेता हूँ लेट्स ऑल द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो सारे ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेंगे, सारे के सारे ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेंगे, तो जैसा कि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे M2 के लिए मैंने बनाया हुआ है, इधर है टेंशन T और उसके पीछे इधर राइट साइड में क्या लग रहा होगा, अगर मूव नहीं कर रहा होगा तो इधर फ्रिक्शन लग के रोक रहा होगा। उसी तरह से दूसरे वाले केस में M1 पे इधर टेंशन पीछे लग रहा है, जाने की टेंडेंसी पीछे थी, तो इस वाले पे फ्रिक्शन आगे लगा होगा। सो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ बड़े वाले M पे तो एक ही फोर्स है आगे की तरफ, कौन सा, F, तो उसको कौन रोक रहा होगा, फ्रिक्शन। तो बड़े वाले ब्लॉक पे अगर हम बात करें, सो F आगे लगा हुआ है तो इसकी टेंडेंसी रही होगी पीछे लगने की फ्रिक्शन की, कौन से वाले की, इस वाले फ्रिक्शन की। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ ब्लॉक है तो अगर ये पीछे जा रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ। सो हम इसको लिख सकते थे F माइनस F1 इज इक्वल टू 0, या डायरेक्ट बोले तो F बराबर हमारा F1 था। इस केस में जब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तब वही T माइनस F1 इसके लिए इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं लिखूँगा T बराबर F1। सिमिलरली T माइनस F2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो T बराबर F1 भी है, T बराबर F2 है। सो मैं F1 बराबर F2। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम किया कि सारे ब्लॉक अगर रेस्ट में हैं तो इस कंडीशन में F1 बराबर F2 आ रहा है, जो कि हम ले नहीं सकते कंडीशन। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे जैसे कि मैंने पहले भी माना था कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो M1 कैन नॉट मूव ओवर द ब्लॉक M, यानी कि जो हमारा जो ब्लॉक है M1 वो कैपिटल M पे मूव नहीं कर रहा है। ये क्लियर है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम बोल दिए कि M2 भी या M1, जब M1 मूव नहीं कर रहा और स्ट्रिंग हमारी लाइट है और उसमें भी कोई उस तरह का टेंशन नहीं है, सो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि M1 कैन नॉट मूव ओवर द ब्लॉक कैपिटल M और M2 कांट मूव रिलेटिव टू कैपिटल M। ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो ब्लॉक्स होंगे, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा हम क्लियरली अब बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब सारे के सारे ब्लॉक जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा कि जो हमारा टेंशन होगा वो F1 के बराबर होगा, और F1 की वैल्यू मैंने देख लिया था कितना, 30 न्यूटन। सिमिलरली F2 जो था वो मेरा था 15 न्यूटन। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए, तो इस बार मैं लिखूँगा M1 के लिए क्या, F1 आगे लग रहा है, टेंशन पीछे लग रहा है, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो ये एक्सेलरेशन से जा रहा होगा आगे। साथ में हमारा M2 जो है वो भी आगे जा रहा होगा, इस पर टेंशन T पीछे, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स F2 पीछे। सो
कैपिटल एम की बात अगर करें हम, तो कैपिटल एम पे एफ लगा हुआ है आगे की तरफ, और इस पे लगा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ F1 लगा होगा, पीछे की तरफ कितना 30 न्यूटन, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा ए। सो अगर मैं इन तीनों के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं M1 के लिए लिखना चाहूँगा। M1 के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूँगा, तो M1 पे जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स आगे है -T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। सो फ्रिक्शनल फोर्स F1 की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 30 - T इज इक्वल टू 20A, इक्वेशन 1। M2 के लिए लिखना चाहूँगा, M2 पे हमारा है T - F2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। सो T के जगह पे मैं लिखूँगा T - 15 F2 की वैल्यू इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन 2। अब कैपिटल एम की बारी। सो कैपिटल एम के लिए मैं लिखूँगा कैपिटल एफ माइनस F1 की जगह पे वापस से मैं क्या लिख दूँ 30 इज इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू कितनी थी 50 ए। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ना चाहूँगा। सो आप देखिए यहाँ से एक T प्लस में है, यहाँ एक T माइनस में है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 30 प्लस ये वाला 30 माइनस कैंसिल हो जाएगा। सवाल में बचा F माइनस, ये बचा 15 इज इक्वल टू 75 ए। अब मुझे पता है कि कैपिटल F को अगर कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है तो कैपिटल F की वैल्यू जो होनी चाहिए हमारी शुरुआत के कंडीशन में जब मूव कर रहे थे, जब हमने माना था कि सारे ब्लॉक अगर मोशन में होंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F1 की आती थी 60, और दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल F। सो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 60 - 15 इज इक्वल टू 75 ए। यहाँ से 45 इज इक्वल टू 75 ए, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 45/75, ये 3, ये 5 बार में। सो 3/5 हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, और एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। 30 माइनस T इज इक्वल टू 20 इंटू ए की जगह पे 3/5। तो ये हो गया T इज इक्वल टू 30 - 12 दैट इज 18 न्यूटन। सो हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। टेंशन की वैल्यू आ गई 18 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारा आ चुका था 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल F की वैल्यू जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी वो है 60 न्यूटन। सो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो इसको शेयर करें बाकी अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।